हेलो बच्चों, वेलकम टू सर आइंस्टाइन्स यूट्यूब चैनल एंड रैपिड सीरीज के अंदर अभी तक हमने सीईटी लेवल पे सारे चैप्टर्स वन शॉट में कवर करें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, अच्छा वेटेज रखता है और फिजिक्स वाइज थोड़ा सा इजी भी है। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला वाइज काम करना है, इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं सोचना है अकॉर्डिंग टू द सीईटी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हमें करनी है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। ये आपने केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा होगा, केमिस्ट्री में भी देखा होगा और फिजिक्स में भी आएगा। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो है इसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि अपना जो सारा कंसंट्रेशन है थर्मोडायनेमिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होने वाला है, आइडियल गैस के हिसाब से। तो आइडियल गैस जो है इसके अंदर अगर आप एन और आर देखोगे बच्चा, तो आर जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है, और एन जो है हमारे पास है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, P है, V है और T है, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो तीन हमारे पास वेरिएबल है जिनके बदलने से इसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो एक स्टेट पर एक ही वो होगा और स्टेट बदलने से क्या होगा इसके अंदर, अगर ये P है और ये V है और ये मान लो 0.1 है जहां पे इसका प्रेशर जो है सर वो मान लो आप P1 है, V1 है और टेम्परेचर कितना है, T1 है। दिस इज द स्टेट नंबर 1। और ये इस स्टेट से मैंने इसको किसी अदर स्टेट पर अगर हमने गैस को लेके गए ड्यू टू द सम बाय प्रोसेस, तो यहाँ पे हो जाएगा P2, V2 एंड T2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको बोलते हैं स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए कितने प्रोसेस हो सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट प्रोसेसेस। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के बच्चे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो यानी हमारे पास एक गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए इनफाइनाइट प्रोसेस है, लेकिन कुछ खास क्वालिटी और कैरेक्टर की वजह से हमने उसका नाम रखा हुआ है। तो जो नाम वाले आप जानते हैं जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोक्वारिक प्रोसेस, ये सब वो है जिनके अंदर कुछ खास बात है, कुछ खास क्वालिटी है। यानी कि अगर मान लो इसी इक्वेशन के अंदर मैंने बोला PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर क्या होगा बच्चा, PV भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। अगर PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले प्रोसेस को बोला जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोला जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन सभी प्रोसेसेस को समझने के लिए उसमें हमें वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चा, Q इज इक्वल्स टू W प्लस U। Q क्या होता है, Q होता है हीट सप्लाई जो हमने सिस्टम को दिया है, एंड W इज द वर्क डन बाय द गैस। दिस इज वर्क डन बाय द गैस, शब्दों पे ध्यान दें, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस नॉट बाय सराउंडिंग, एंड इट इज द इंटरनल एनर्जी। ये हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी आपने केटीजी के अंदर ही पढ़ ली होगी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज F/2 NR डेल्टा T होता है। इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये F होता है और F को आप बोलते हो बेटा डॉफ। डॉफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी को पोजेस कर सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मॉलिक्यूल जैसे मोनो एटॉमिक गैस है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू अलग होगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा लेकिन रोटेशनल नहीं रहेगा। इसी तरीके से डायटमिक, ट्राइटमिक और पॉलीएटमिक्स अलग अलग होंगी। क्लियर है, तो यहां पर ये हो गया। लेकिन वर्क डन जो हमारा है वो पाथ डिपेंडेंट है, अलग अलग पाथ का अलग अलग वर्क डन होएगा। तो वर्क डन हमारा पाथ डिपेंडेंट है, जबकि हीट सप्लाई भी क्या हो गया, ओवरऑल पाथ डिपेंडेंट हो गया। बट U जो इंटरनल एनर्जी है दिस इज द स्टेट फंक्शन, बाकी दोनों हमारे कैसे हैं, पाथ फंक्शन है। तो यानी कि यहां पर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो है हीट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं किसी भी को भी, और W हमारा क्या है, वर्क है, और U क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है। तो अगर इसको मैं और लिखूं तो इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख सकता हूं, dQ इज इक्वल टू dW प्लस du। ये हमारा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने बोला सर कि अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट मींस आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर चेंज अगर नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मींस कि गिवन हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो यहां से आप वर्क डन निकाल सकते हो आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास वर्क डन जो आता है वो कितना आ जाए बच्चा, nRT ln V2 माइनस V1, ln V2
ये V2/V1 लिख लो बात की, ln V2/V1। ये हमारे पास क्या आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, यानी याद रखना है। ठीक है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो उसका हमने नाम क्या रख दिया बच्चा, आइसोबारिक। तो ये सब क्या है कि खास प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, मतलब जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, इस वाली कैटेगरी में क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन ही वेरिएबल है हमारे पास। अगर तीनों ही बदल रहे हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम रखोगे, कोई नहीं जानता, तो उसके पास कोई खास चीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में बच्चा वर्क डन कितने बराबर आएगा, वर्क डन हमारे पास आएगा सिंपल P इंटू V2 माइनस V1। तो ये सिंपल प्रोसेस है वर्क डन निकालने का इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आपने दो प्रोसेस जो है आपके बोर्ड क्लासेस में भी आप इनसे जान पहचान कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की बारी आ रही है, लेकिन देखिए अब तो ये हो गया, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कर दिया, आखिरी एक और चीज बची है जिसको मैं वॉल्यूम बोलता हूं। तो वॉल्यूम को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो ये वाला प्रोसेस कहलाएगा हमारा आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो वर्क डन हमारा आइसोकोरिक में 0 हो जाता है, और इस सेंस में जो गिवन हीट है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाता है, वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, इन सभी के जो पीवी ग्राफ है वो जनरली पूछे जा सकते हैं, हो सकता है सीईटी लेवल पे पूछ लिया जाए। तो पीवी ग्राफ अगर आप इसका देखोगे तो इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन यानी पी के पैरेलल आएगी, तो डैश 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 यहाँ पे मिलेगा। ये कहलाएगा इसका कौन सा प्रोसेस, ये है इसका वर्क डन, यानी इस पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है बच्चों वो देता है अपने को एरिया जो होता है पीवी ग्राफ का वो अपने को क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, तो इसका जैसे कि ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ अगर आप देखोगे तो अजीबोगरीब आपको ऐसा मिलेगा, हो सकता है वॉल्यूम घट रहा हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, है ना। तो एरो हमें बताएगा कि प्रोसेस किधर से किधर जा रहा है, एरो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर यही आइसोथर्मल का हुआ, अगर मैंने बोला होता कि आइसोबैरिक में बताओ सर, तो आइसोबैरिक के लिए आप क्या बना दोगे, इस तरीके से वॉल्यूम के पैरेलल बना दोगे। अब एरो हमारे पास अगर ऐसा है इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर एरो मैंने इस डायरेक्शन में लगाया इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है। तो प्रेशर हमारा यानी वॉल्यूम घट रहा है, मतलब वर्क डन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर है, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चालू हुआ सर, स्टेट 1 से स्टेट 2 गया गैस, तो यहां से और यहां तक का आप एरिया अंडर द ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल्स टू द वर्क। तो कई बार आपको पीवी ग्राफ देख करके वर्क डन निकलवाया जा सकता है। तो कई इक्वेशंस में क्या होता है कि हम सिंपल ग्राफ बना करके भी आंसर निकाल सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस हमने कंप्लीट किए हैं। अब चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसको एडियाबैटिक क्यों बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है जिसके अंदर dq इज 0 है, मतलब दिस इज अ सडन प्रोसेस, यानी हीट एक्सचेंज करने का मौका ना मिले तो भी वो क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो dq इज इक्वल टू dw प्लस du होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो हमारा जो वर्क डन है बच्चों वो माइनस ऑफ du के बराबर हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे आपको वर्क डन जो एडियाबैटिक में मिलेगा वो f/2 मिलेगा, P1 V1 माइनस P2 V2, आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन ऐसा फॉर्मूला लोगों ने कम देखा होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में फॉर्मूला किताबों में नहीं लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है, इसको गामा की टर्म्स में लिखा है सर। तो एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है, प्रोसेस इक्वेशन, वो होती है पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। अब आपको इसके अलग अलग वेराइटीज भी पता होना चाहिए कि पीवी के अंदर रिलेशन है तो क्या होगा, पीटी के अंदर होगा तो क्या होगा, और वीटी के अंदर अगर होगा तो क्या होगा। तो स्टैंडर्ड अपन लेके चलते हैं पीवी की पावर गामा। तो गामा जो यहाँ पर है बेटा वो होता है f+2/f, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। और f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हर गैस के लिए अलग अलग होगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, जो आपको पता होगा, आई होप की बोर्ड लेवल वाली बातें हैं। तो यानी कि f की वैल्यू आप इसको गामा की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, और पीवी को nRT की फॉर्म में लिख सकते हो, तो nR आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो T1 माइनस T2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अगर लिख के दिखा दूं तो f/2 nR कॉमन आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 भी लिखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो द वर्क डन का फॉर्मूला फॉर द एडियाबैटिक। तो आपको ट्रांजिशन तो करने आने चाहिए, वरना फॉर्मूलों की तो लिस्ट बन जाएगी, याद करते रहो। समझ में आई बात? तो यानी कि आपको ट्रांजिशन तो आपको करना आना चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट है अपन। तो यहां पर हुआ वर्क डन का फॉर्मूला। अच्छा सर, dq 0 हो जाता है। अब एक और स्पेशल टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, C से अपन इसको डिनोट करेंगे, दैट इज अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट मींस C इज इक्वल्स टू 1/n इनटू dq/dt। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। अब ये क्या होता है, बोले हर प्रोसेस के लिए क्या ये सेम रहेगा? ये सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि dq इज
पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस, पाथ डिपेंडेंट यानी कि पाथ फंक्शन है। तो dq हमारा पाथ फंक्शन है और पाथ हमारे पास कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी कि, लेकिन हम थोड़े से जान पहचान वाले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं पहले। जैसे अगर मैंने बोला आपको कि आइसोबैरिक है, तो आइसोबैरिक के अंदर क्या होता है सर, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरीके तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे C जो होगा वो Cp से डिनोट किया जाएगा। दिस इज द Cp का मतलब हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp का वैल्यू जो अपने पास आता है बच्चों, वो F/2 R के बराबर आता है या F/2 + 1 के बराबर आता है, सोच के बताइएगा। एक होता है Cv, Cv की वैल्यू आ जाएगी F/2 + 1 × R के बराबर। तो Cp/Cv जो होता है, इसी को अपन गामा भी बोल देते हैं। गामा इज ऑल्सो Cp/Cv एंड यू प्रोडक्टेड दे कि Cp/Cv अगर आप लिखोगे, Cp/Cv अगर आप लिखोगे, अच्छा एक और बात, ये मैंने उसको उल्टा लिख दिया है, तो ये F+1/2 × R और ये होगा F/2 × R Cv, ठीक है। इसको थोड़ा रिवर्स लिख दिया अपन ने, तो ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। F/2 + 1 × R होता है Cp, क्योंकि Cp जो होता है जनरली आइसोबैरिक प्रोसेस का वो बड़ा होता है Cv के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका जब आप रेशियो लोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, F+2/F। तो गामा इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ Cp/Cv एंड Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आई इतनी? और इसके बाद लेकिन अभी अपने पास आइसोबैरिक और आइसोकोरिक तो हो गया है, लेकिन एक और प्रोसेस था बच्चा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, तो इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, तो सर अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे आ जाओ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, वो ये है, दिस इज dq/n dt। dt इज द चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि dt इज 0, तो dt इज 0 देन डिवाइड बाय 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ऑफ कोर्स। तो यानी कि इसका जो स्पेसिफिक हीट आया, मोलर स्पेसिफिक हीट, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चा, एडियाबैटिक के अंदर हमको पता है कि dq 0 होता है सर, क्योंकि सडन प्रोसेस सारे एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाते हैं। तो यानी कि dq अगर हमारा 0 हुआ, यानी गिवन हीट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए C का वैल्यू सीधा 0 हो जाएगा। तो ऐसे कितने C हो सकते हैं सर, बहुत C हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत हो सकते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी बहुत हो सकती है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट है जो आपको याद रखनी है, जैसे Cv याद रखना है, Cp याद रखना है, C फॉर एडियाबैटिक याद रखना है, C फॉर आइसोथर्मल याद रखना है कि इन्फिनिटी कब होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ट्विस्टेड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जैसे मान लो कि किसी भी वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना, जब वो स्टीम, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, उस दौरान उस वेपर का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा। तो उस समय पे मोलर स्पेसिफिक हीट अगर आप निकालोगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर टू वेपर, तो उस समय क्या होता है बेटा, फेज चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो यानी कि वहां पर भी आपको dt 0 मिलेगा। दैट मीन्स उस कंडीशन में भी आपका C जो आएगा वो 0 आएगा, यानी। और कई बार स्पेसिफिक हीट पूछते हैं, तो स्पेसिफिक जो हीट होती है कैपेसिटी, वो भी 0 आ जाती है, स्मॉल s। अगर आपने पढ़ा हो तो कन्वर्जेशन में कैलोरीमेट्री के अंदर, तो वहां पे मोलर नहीं आकर के स्पेसिफिक हीट होती है, वो भी अलग अलग होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास प्रोसेस हुए और CP/Cv वाली बातें हुई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका सवाल आपके डेफिनेटली आएगा ही आएगा, जिसको बोलते हैं अपन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है हुआ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि घूम करके वापस उसी स्टेज पे आ जाना। यानी कि मान लो कि ये 1 है और 1 से कोई प्रोसेस इधर गया और किसी स्टेज पे पहुंच गया 2 पे, और घूम के वापस कहाँ आ गया, 1 पे आ गया। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज अ पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं Q की बात लिखूं, तो मैंने लिखा सर फर्स्ट इक्वेशन लिखी थर्मोडायनेमिक्स की, तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू dW प्लस du। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि प्रोसेस पहले इधर गया फिर इधर आया, तो अगर आप जाते समय देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, लेकिन आते समय क्या हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव है। लेकिन एरिया अंडर दिस कर्व इज मोर देन दिस। तो अपर वाले प्रोसेस में जो 1 वाला है, पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2 फ्रॉम A टू B, चेंज कर लेता हूं थोड़ा, तो ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, 1 है, पाथ नंबर 1 है, पाथ नंबर 2 है। तो 1 वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2 वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। अब आपसे पूछा गया कि सर एरिया वर्क डन बताओ साइक्लिक प्रोसेस में, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, अंडर द लूप। जो एरिया अंडर द लूप है, दिस एरिया अंडर द लूप इज वर्क, यही हमारा वर्क डन के बराबर है। और दूसरी बात कि अगर ये वर्क डन के बराबर है, तो वर्क डन के बराबर है, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज है,
तो अगर क्लॉकवाइज लूप बनेगा तो वर्क डन मेरा कैसा आएगा बच्चा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज लूप में वर्क डन मेरा पॉजिटिव आएगा और इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वर्क डन मेरा नेगेटिव आएगा, दिख भी रहा होगा क्योंकि एरिया जो है वो ये वाला बड़ा हो रहा है, ये वाला छोटा है ना। इस कर्व के अंदर जो एरिया आएगा वो कम आएगा कंपैरेटिव टू कर्व नंबर 1 के कंपैरिजन में। तो 1 के कंपैरिजन में 2 में कम आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं, उसका जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर साइक्लिक चलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में, एंटी क्लॉकवाइज लूप में नेगेटिव वर्क डन हमारा कंसिडर होगा। अब बात आती है कि सर ये 1 वाले में हुआ, तो मैंने बोला सर वर्क डन W1 एंड W2 में क्या रिलेशन है। अब ये सवाल पूछा जा सकता है, देखो 1 में क्या है तो 1 का सर बड़ा होगा, W2 छोटा होगा। बहुत बढ़िया बात। बोले सर इंटरनल एनर्जी बताओ। अगर ओवरऑल इंटरनल एनर्जी की बात करूं मैं इन दिस प्रोसेस, तो कंप्लीटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो फिर से वही हो गया ना, घूम फिर के। अरे जिस स्टेज से चालू किया था फाइनली वही आ गया है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर तो फिर से वही हो गया। तो टेम्परेचर चेंज जो हुआ ड्यूरिंग द जर्नी वो 0 है, यानी कि यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में फिर से 0 होगी। जैसे जो चीज आइसोथर्मल में हुआ था वही सेम साइक्लिक में भी होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आने वाली है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। सर बताओ Q1 एंड Q2 में क्या रिलेशन है, Q1 एंड Q2 में क्या रिलेशन है। अगर आप देखो फर्स्ट इक्वेशन से तो हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस U1, इस एक को लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू W2 प्लस U2 लिख सकते हैं। तो अगर इस वाले प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो W1 इज कंपैरेटिवली मोर देन W2। ठीक है, और क्या हो रहा है सर, U1 एंड U2 देखो ये तो सेम ही हो गया। अरे ये तो U1 एंड U2 अगर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम होगा कि नहीं होगा। देखो यहां से आ गया और एक बार ये इधर से इधर आया, तो एक में इंटरनल एनर्जी जो है वो भी, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो दोनों में सेम ही है। अच्छा उसको मैंने ऐसा बना रखा है तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक मिनट रुक जाओ, W1 W2 को कर सकते हैं इसके अंदर और इसके अंदर, क्योंकि ये वाला वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, W2 वाला वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा और W1 वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ ये बात सही है कि W1 इज ग्रेटर देन W2 होगा, तो दोनों मुझे प्रोसेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में डालने पड़ेंगे, तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन होगा नहीं उतना। तो W1 एंड W2 जो है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ, इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अपने को क्या सीखना है, बात क्या है, मुद्दे की बात ये है सर, एरिया जो होता है वो सिंपल वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर से लगाऊंगा तो हमारे पास जो dq होगा सर वो dw के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द कंप्लीट लूप 0 होने वाला है, तो ये w के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लिख सकते हो। dq को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो nc dt के बराबर इज इक्वल टू dw। तो इससे हम काफी सारे क्या कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग प्रोसेस इक्वेशंस निकाल सकते हैं। dw इज ऑल्सो, उसको ऑल्सो क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p इंटू dv के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p इज वेरिएबल, dv इज ऑल्सो वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ताकि आप इंटीग्रेट कर पाओ। तो अगर इधर dt है इधर dv है तो प्रेशर जो है इसको आप t और v की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गई बात। अच्छा एक जनरल बात ये होती है कि c का जो वैल्यू होता है वो होता है r/1 माइनस k प्लस f/2 इंटू r। ये वाला इक्वेशन जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आप किसी भी प्रोसेस के अंदर क्या निकाल सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। जैसे कि अगर मान लो k की वैल्यू मैंने अगर 0 रख दी, जैसे अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक आइसोकोरिक की बात करूं तो आइसोकोरिक में क्या होता है बच्चा, v का वैल्यू जो होता है आइसोकोरिक के अंदर वो क्या होता है, वॉल्यूम में pv की v क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। आइसोकोरिक में v क्या होता है, कांस्टेंट होता है, v कांस्टेंट होता है, यानी v नहीं बदलता है। तो किसी भी कोई भी इक्वेशन हो pv की पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके लिए ये वाली इक्वेशन जो है वो वैलिड है, वो वैलिड है। जैसे कि अगर मान लो प्रेशर मुझे कांस्टेंट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना तो k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। तो k की वैल्यू 0 जैसे ही कर दूंगा प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा, तो मेरे पास cp की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, r प्लस f/2 इंटू आर। तो आप देखो अभी अभी हमने यही निकाला था, f/2 प्लस 1 इंटू आर, यही हमारा cp था। देखो मैच करो, है ना। तो कोई भी प्रोसेस हो ये सब जगह वैलिड है, बस एक कंडीशन में नहीं है, आइसोथर्मल में, है ना, क्योंककि मैं k की वैल्यू 1 नहीं रख सकता हूं। तो 1 वाली कंडीशन में नहीं है, क्योंकि 1 रख दूंगा तो ये इनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा 1/0 का, जो कि इन्फिनिटी बनता है। तो इनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इसको, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में नहीं है, बाकी सब में ये वैलिड होगा। तो C इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस K प्लस F/2 इंटू R। तो लेकिन शर्त ये है कि PV की पावर K बनाना पड़ेगा आपको। कोई भी प्रोसेस दिया हो बस उसको PV की पावर K में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है, ट्राई करना आपसे होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया C वाली बात है, ठीक है। अब एक जो आखिरी टॉपिक है अपना बच्चों, वो है कार्नोट इंजन वाला, जिससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसमें आप सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखें। कौन से फॉर्मूले याद रखें? 2 ही फॉर्मूले याद रखें। कौन कौन से? कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। कि सर ये हमारे पास क्या है, ये इंजन है और इधर से हमने क्या करा, एक सोर्स लगाया हुआ है जिसका टेम्परेचर TH है हाई, और इधर से क्या हो रहा है, इधर हमारे पास सिंक है और इसका टेम्परेचर है सर TL। और ये सोर्स क्या कर रहा है सर, वर्क डन कर रहा है। यहाँ पे Q1 एंट्री हुई, यहाँ पे Q2 हो गई। तो मैंने बोला सर Q1 मैंने एनर्जी दी, उसने Q2 जो है वो रिजेक्ट कर दी और वर्क डन जो है बाकी बचा हुआ वर्क डन हो गया। तो सर अगर वर्क डन की बात करूँ तो सर Q1 माइनस Q2 के बराबर है। बोले बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन एफिशिएंसी कैसे डिफाइंड होगी? एफिशिएंसी होगी सर मैंने कितना एफर्ट लगाया और आउटपुट कितना आया। तो एफर्ट हमारा सर Q1 के बराबर था, क्योंकि Q1 एनर्जी मैंने इसको सप्लाई करी थी फॉर द वर्क डन, और इसने W वर्क किया है। ये मेरे पास क्या आ गई बच्चा, इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो इसको आप परसेंटेज में निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा इंजन बनाना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ जिसकी एफिशिएंसी 100% आ जाए, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो एफिशिएंसी का है 1 माइनस TL/TH। ये सबसे ज्यादा यूज हो जाएगा आपका मैक्सिमम टाइम CET के अंदर। अगर कार्नोट इंजन इंक्लूडेड होगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको मैक्सिमम टाइम यूज होगा। और इसी को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो, 1 माइनस Q1/Q2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो Q1/Q2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर TL/TH और ये सब, तो इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम टाइम आपका इसी से काम चल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एफिशिएंसी निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं। और एफिशिएंसी के बाद अगर रेफ्रिजरेटर आपके सिलेबस में है तो उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ निकाला जाता है क्या, परफॉर्मेंस, है ना। तो परफॉर्मेंस निकाला जाता है। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने के लिए आपको उसको बीटा से डिनोट किया जाता है। तो बीटा और ईटा में एक रिलेशन आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा अगर रेफ्रिजरेटर है तो, ठीक है। बाकी कार्नोट इंजन या इंजन की बात करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपके CET में कुछ इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के बिल्कुल शॉर्ट स्वीट शब्दों में आपका पूरा का पूरा जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैंने रिवाइज करने की कोशिश कराई है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।